Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 23 जुलाई 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ओमान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें प्रोटेस्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिल रही हैं, अखबारों के अंदर में कवर हो रही हैं। आज उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2-3 टॉपिक खासकर वो प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मेंशन किया है कि जो ये नीट पेपर लीक हैं इसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। तो उस पर क्या चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्या रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं, और जो ये प्रोटेस्ट आज के समय पर कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें जो इंटरनेट वगैरह शट डाउन करा गया है, क्या ये लीगल है या नहीं है, ठीक है, या कौन से नियमों के दायरों में आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अखबार में कवर होने वाली हैं। पहला जो आर्टिकल होने वाला है हमारा आज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होने वाला है। इस एडिटोरियल को लिखा है राजा कार्तिकेय ने। ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं कि इंडिया को स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब जो है ना, इसमें अपनी एक लीड को संभाल लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी वेस्ट एशिया के अंदर में बहुत सारे जो क्राइसिस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये क्राइसिस अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जो ये बाबिल मंडेब स्ट्रेट है, जब इसके ऊपर में एक बड़ा रोक लगने लगेगा या इसको चोक करना शुरू किया जाएगा, जाम करना शुरू किया जाएगा, तो इंडिया को और भी बहुत सारे जो इकोनॉमिक लॉस हैं वो झेलने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा व्यापार है वो इसी रास्ते के ज़रिए से होता है। तो कहोगे वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज था ना सर, जो जहाँ से बहुत सारा कच्चा तेल आता है, एलपीजी आता है, एलएनजी आता है। बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो है ही, लेकिन इसी के नीचे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आता है जिसको बोलते हैं बाबिल मंडेब स्ट्रेट। याद रखिएगा, ये फोटो देखो, इसको आराम से आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले ये रहा अपना ईरान, इधर ये है येमेन, और नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे एक और स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा पतला रास्ता जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ता हो। तो सर ये किस किस चीज़ को जोड़ता है? तो यहीं पर आप देखोगे तो गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, और पीछे यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। इन दोनों रीजन को जोड़ने का काम कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाबिल मंडेब स्ट्रेट की बात आएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाहर वाला जो रीजन है ये कहलाता है गल्फ ऑफ एडन, और इधर है रेड सी। तो बाबिल मंडेब स्ट्रेट गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और यही रेड सी अगर आप आगे देखोगे तो यहीं पर आता है स्वेज कैनाल, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो स्वेज कैनाल है, इसी स्वेज कैनाल को पास कर लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे सीधा हम लोग यूरोप की साइड में। तो कुछ इस तरीके से जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन काम करता है। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबिल मंडेब स्ट्रेट कौन से दो रीजन को कनेक्ट करता है ये पता होना चाहिए। एंड जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो कौन से दो रीजन को कनेक्ट करता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्ट्रेट को लेकर सिंपल ये पूछ लेते हैं कि कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, स्पेशल तौर पे वनडे एग्जामिनेशन में। तो ये बात क्लियर हुई। अब जैसे ये रास्ता इंपॉर्टेंट है ना कि भाई भारत बहुत सारा एलपीजी एलएनजी वगैरह इंपोर्ट करता है, वैसे ही ये जो रेड सी वाला रास्ता है यहीं से मेजरली इंपोर्ट करता है भारत। यूरोप को एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, तो मेजर ट्रेड हमारा यहाँ से भी गुजरता है। तो अगर इसको चोक कर दिया जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चोक करने की बात कर कौन रहा है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब स्ट्रेट को? ईरान। तो ईरान के पास में आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक बड़ा एक्सेस है। तो ईरान आजकल बहुत सारे मतलब जहाज़ों को रोक देता है, जैसा आपने देखा पिछले वॉर के अंदर में जो हुआ। और ईरान की बहुत सारी जो फोर्सेस हैं इन्होंने तैनात कर रखी हैं अलग अलग जगह में। येमेन के अंदर में आपने हूदी रेबल्स का नाम सुना होगा, वो ईरान ही ऑपरेट करता है, ठीक है, ईरान उसको सपोर्ट करता है। तो ईरान ने हूदी रेबल्स को एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी दे दी है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका अगर ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट वगैरह को अटैक करता है तो इधर से ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर देगा, इधर से हूदी रेबल्स को ये बाबिल मंडेब स्ट्रेट को चोक कर देना है। तो ये दोनों ही रास्ते चोक हो जाएंगे तो दुनिया भर का जो मैसिव व्यापार है एकदम से क्रैश डाउन हो जाएगा, ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये है एग्जैक्टली पर्टिकुलर सिनारियो जिससे वर्ल्ड पे एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। अभी मैं समझाऊंगा वो कैसे। हालांकि इसका एक उपाय भी है। उपाय ये है कि भाई ये रास्ता छोड़ के फिर पूरा का पूरा जो अफ्रीका वाला रीजन है नीचे केप ऑफ गुड होप से गुजरो, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है।
उसमें तेल का खर्चा ज़्यादा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो तब भी तो महंगा ही हो गया ना। समझ रहे हैं? तो अभी यहाँ पर देखोगे सिनारियो एक्चुअली में ये निकल कर आता है, 16 जुलाई की बात है। 16 जुलाई को पता चला कि ईरान ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है हूदी रेबल्स को कि स्ट्रेट ऑफ जो बाबिल मंडेब स्ट्रेट है खासकर इसको बंद कर देना अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को अटैक कर देता है तो। इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। और जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में इंडिया का मेजर ट्रेड डिपेंडेंट है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर बाबिल मंडेब स्ट्रेट पर भी भारत का 1/3 ट्रेड डिपेंड करता है। इसी रूट के जरिए हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बाबिल मंडेब स्ट्रेट है कहाँ पर, ये बता चुका हूँ। एक पर्टिकुलर चोक पॉइंट है जो खासकर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में आता है। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, ये दो चीज़ें आपने पता होनी चाहिए। और यही फर्दर फिर आगे अरेबियन सी और इंडियन ओशन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। ये रूट, ये रास्ता बहुत ज़रूरी है स्पेशली शिप्स को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यहीं से जहाज़ निकलेंगे, यूरोप जाएंगे, यूरोप से फिर फर्दर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड को, और वेस्टर्न वर्ल्ड से सीधा कनेक्शन इधर एशिया के अंदर में हो पाता है इस स्विस कैनाल की मदद से। स्विस कैनाल अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि ये जो बाबिल मंडेब है ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। चलिए ये रहे 2-4 फैक्ट्स आपके सामने जिसको आप मेंस में भी अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिया के लिए जो ये स्ट्रेट है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसका जो 1/3 यानी 1/3 व्यापार जो है इस रूट के ऊपर में डिपेंडेंट है। ये एक मेजर रूट है, यहीं से हम सामान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एनर्जी को भी सप्लाई कर रहे हैं, और कंटेनर्स की शिपिंग भी यहीं से होती है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे किसी भी प्रकार का कोई डिसरप्शन होगा, शिपिंग टाइम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देंगी तो जहाज़ चलेगा नहीं, क्योंकि भाई जहाज़ों पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कार्गो है वो रखा होता है, सामान रखा होता है। तो पहले वो इंश्योरेंस करवाते हैं कि भाई कोई घटना अगर हो गई तो कैसे मैनेज होगा, कुछ इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस महंगा हो चुका है क्योंकि खतरा बढ़ चुका है, इस पूरे रीजन के अंदर में रिस्क बढ़ चुका है। तो भाई यहाँ से जहाज़ निकलने तैयार नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा। और अगर वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ हुआ, अगर ये बाबिल मंडेब के साथ में भी हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स और एक्सपैंड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? उसी चीज़ को समझाया जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स का एक्सपेंशन बढ़ सकता है अगर बाबिल मंडेब स्ट्रेट पे कोई भी खतरा मंडराता है तो। और ऐसा पहले हो चुका है 2023 से 25 के बीच में कई बार, जैसे इजराइल और हमास के बीच में ये पूरा वॉर हुआ। अक्टूबर 2023 में ये पर्टिकुलर वॉर शुरू होता है, और जो हूदी रेबल्स हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना सपोर्ट दिखाया था पैलेस्टीनियंस के प्रति, जो गाज़ा के अंदर में लोगों की जान जा रही थी उनके प्रति। नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में इन्होंने बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल अटैक भी करे थे। ये आपको पता होगा, इसराइल की साइड में इसराइल ने रिटेलिएशन में हूदी पे अटैक करा। तो ये चल रहा था इस दौरान। और इसी दौरान इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक रिस्पॉन्स आता था एक क्राइसिस को लेकर। ठीक है, वो क्या रिस्पॉन्स था दोस्तों? एक तो पहली चीज़, अमेरिका ने और अमेरिका के कुछ और पार्टनर कंट्रीज़ ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ये बात है दिसंबर 2023 की, ताकि जो ये जहाज़ है वो रेड सी में प्रॉपर तरीके से पास हो सके। हूदी रेबल्स यहाँ पर अब ये ना कोशिश कर सके कि बाबिल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए, चोक कर दिया जाए, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ में हो रहा है। ठीक है, तो उस समय पर यह ऑपरेशन चलाया गया था ताकि ये रास्ता ओपन रहेगा। और इसी आधार पे आप देखोगे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनका एक रेजोल्यूशन ये लोग अडॉप्ट करते हैं, उस रेजोल्यूशन का नंबर है 2722। एग्जामिनेशन में याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो रेजोल्यूशन 2722 इसको अडॉप्ट किया गया था साल 2024 के अंदर में। इस रेजोल्यूशन के अंदर में जितने भी इंटरनेशनल शिप्स हैं, जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल आपको जहाज देखने को मिल जाएंगे, उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई। और जो भी अटैक्स हो रहे थे मर्चेंट वेसल्स के ऊपर में, जहाज़ के ऊपर में, उसकी कड़ी निंदा की गई कि आप अटैक्स नहीं करोगे, आप इंटरनेशनली ये जो जहाज़ है इनको हम एक प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। उस प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया था इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ने। हालांकि इसराइल ने यहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक किया हूदी की पोजीशंस के अगेंस्ट में, हूदी ने इधर से रिटेलिएशन अटैक किया। इसी समय पर आपको शायद पिछले साल यानी 2024 में याद आ रहा होगा, इंडियन नेवी ने एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर को रेस्क्यू भी किया था, आग लग गई थी उसके अंदर में। ठीक है, और कई बार यहाँ पर जो ये सोमाली पायरेट्स वगैरह हैं, यहाँ से भी इंडियन नेवी ने बड़े बड़े जहाज़ों को बचाया है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। हम नहीं चाहते ये क्राइसिस और डबल हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का झटका ऑलरेडी वर्ल्ड के ऊपर में दिख रहा है। तो बाबिल मंडेब स्ट्रेट के ऊपर में अगर ये प्रेशर बनेगा तो इससे और भारी इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप नवंबर 2023 से मार्च 2024 इस टाइम पीरियड के बीच में देखोगे तो लगभग 2000 जहाज ऐसे हैं जिन्होंने स्वेज कैनाल से निकलना अवॉइड कर दिया कि भाई हम स्वेज कैनाल से पास नहीं होने वाले, कभी भी अटैक हो जाएगा, ये जहाज डूब जाएगा, इस पे जो सामान लदा हुआ है वो डूब जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाएंगी।
तो इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका वाला, यानी कि जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उन्होंने नीचे से रास्ता चुनने की कोशिश की। लेकिन नीचे से रास्ता चुनना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बनकर आया। क्यों? क्योंकि ट्रैवल टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, कई हज़ार किलोमीटर इंक्रीज हो जाते हैं, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा? इंडिया में सामान बहुत देरी से इंपोर्ट होगा, दुनिया भर में जो शिपिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, उसका प्राइस का इन्फ्लेशन मार्केट में नजर आएगा। और आप देखोगे इजिप्ट के पास में, क्योंकि स्वेज कैनाल को इजिप्ट ऑपरेट करता है, इजिप्ट का जो मेन रेवेन्यू है, एक चौथाई रेवेन्यू वो यहीं पर स्वेज कैनाल से आ रहा है, वो सारा का सारा जो रेवेन्यू है इजिप्ट का वो बेकार सा हो जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। फिर आर्टिकल यहाँ पर एक बात और कहता है, देखो ऐसा कई बार यहाँ पर हुआ है कि कई सारी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज बर्बाद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक कंपनी ने इंश्योरेंस दे दिया था किसी जहाज को, अब उस जहाज पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो सामान है वो रखा हुआ है, जहाज पे अटैक हो गया, जहाज डूब गया, अब इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा है वो चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? अब प्रश्न यह है कि ये सिचुएशन इस बार थोड़ी और डेंजरस होती चली जा रही है। रीजन, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 में यूएसए ने थोड़ा सा जो टेंशन वगैरह है वो ईरान के साथ में ही क्रिएट हुए थे, और उस समय पर एक बड़ी नेवल फोर्स को उन्होंने तैनात कर दिया था रेड सी के ऊपर में, ताकि रेड सी को ओपन करके रखा जा सके, कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। अब की बार कोई साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का। एंड दूसरी बात, यहाँ पर अब की बार इनका जो एक मेन कह सकते हैं कि इनका जो एनिमी इकट्ठा हो चुका है, या फिर यूएसए के हिसाब से कुछ कंट्रीज जो यूएसए के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, ईरान है, ईरान ने यहाँ पर हूदी रेबल्स में बहुत सारा जो अपना पैसा है वो लगा रखा है, हूदी रेबल्स को सपोर्ट कर रखा है। तो यूएसए के खिलाफ भी यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर करंट समय पर खड़ी हैं। तो इस समय पर जो प्रॉब्लम्स और एस्केलेट होने के चांसेस हैं। सेम समय पर क्या चाइना आएगा? नहीं, चाइना केवल अपने जहाज को पास करवा लेता है, वही हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में देखा। वही बाबेल मंडे पे स्ट्रेट अगर चोक होता है तो इस केस में भी यही सेम देखने को मिलेगा कि चाइना एक्सपेक्टेड है कि अपना व्यापार कंटिन्यू करता रहेगा, हूदीज के साथ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करेगा और अपने जहाज को पास करवाता रहेगा। इंडिया के सामने चैलेंज आएगा सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हूदीज ने, यहाँ पर हूदी रेबल्स ने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया तो भारत का ट्रेड बहुत सीवर तरीके से डिसरप्ट हो जाएगा। शिपिंग के जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इंडिया ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड इकोनॉमी बन चुका है, लास्ट एक ईयर से हम बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस की वजह से। अभी एडिशनल प्रेशर बन जाएगा अगर बाबेल मंडेब के ऊपर में कोई भी ब्लॉकेज होता है तो। देन क्वेश्चन इज व्हाट शुड इंडिया डू? क्या करना चाहिए हमें? आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि भाई भारत को एक लीडरशिप रोल को लेना होगा। हम दूसरे क्राइसिस के लिए वेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई जब बंद हो जाएगा उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। नहीं, अभी पता है एक्चुअली में क्या है कि जो यमन प्रेजेंट है, यमन के ऊपर यहाँ पर आप नीचे देखोगे एक और भी कंट्री प्रेजेंट है, जिबूटी नाम का। तो उस जिबूटी जो अफ्रीकन कंट्री है ना, तो एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है कुछ कंट्रीज़ ने, भारत ने, फ्रांस ने, जापान ने। इनकी नेवी करंट समय पर जिबूटी पे प्रेजेंट है, इनके बेसिस बने हुए हैं। और ये जिबूटी जस्ट आप देखिएगा बाबेल मंडेब स्ट्रेट के पास में है, नीचे ही आपको ये जो आपको दिख रहा है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पोर्शन, यहीं पर जिबूटी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो कहा जा रहा है कि हमें इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि भाई बाबेल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक होने का वेट करें। हमें इंडिया, फ्रांस और जापान तीनों को साथ में आने की जरूरत है। इनकी नेवीज ने ऑलरेडी रिसेंटली एक जॉइंट नेवल अभ्यास को कंडक्ट किया था इस रीजन में। तो आर्टिकल रिकमेंड करता है कि भाई इंडिया, फ्रांस और जापान तीनों मिलकर एक नेवल ट्रेड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बना सकते हैं, ताकि इस अटैक को या फिर ये जो यहाँ पर कोशिश की जाने वाली है बाबेल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की वो हो ही ना, कमर्शियल शिप्स को यहाँ पे क्राइसिस फेस ना करना पड़े। और इस बार हम इजिप्ट को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बंद होने की वजह से इजिप्ट को बहुत नुकसान हुआ था। तो इजिप्ट कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कि हूदी रेबल्स यहाँ पर बाबेल मंडेब स्ट्रेट को बंद करें, क्योंकि स्विस कैनाल इजिप्ट के अंडर में आता है। जो जब जहाज वहाँ से पास होते हैं ना, यूरोप जाते हैं, तो वो इजिप्ट को पैसा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जब बात आती है तो सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर पिछली बार तो कुछ नहीं बोल रहे थे वो लोग। रीज़न ये था क्योंकि गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी इन्वॉल्व था। लेकिन इस बार यहाँ पर हूदीज़ ने एक कह सकते हैं कि सऊदी शिप के ऊपर में भी डायरेक्ट धमकी दी है, एक डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग करी है। तो इंडिया को यहाँ पर 3 कंट्रीज तो मिल ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इजिप्ट हो गया, सॉरी इजिप्ट कह रहा हूँ, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ये तो 3 थे ही। उसके अलावा हम सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को भी साथ में ले सकते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं।
एंड प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये जो ग्रुप होना चाहिए ये किसी प्रकार का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होना चाहिए कि भाई हमने यमन के खिलाफ में एक मिलिट्री अलायंस बना लिया है। नहीं, ऐसी आइडियोलॉजी नहीं जनरेट होनी चाहिए कि हमने यमन के खिलाफ मिलिट्री अलायंस बना लिया है। नहीं, इस पूरे के पूरे प्रोटेक्शन ग्रुप का इतना पर्पस होगा कि भाई सेफ तरीके से इस बाबिल मंडे पे स्ट्रेट से जहाज निकलते रहें, बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो जहाज हैं वो सुरक्षित पास होते रहें, कमर्शियल शिप्स पास होते रहें, अगर कोई रिस्की सिचुएशन आती है नेवी के बीच में एक दस्तक बनी रहे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, वो इस पर निगरानी बना के रखें, बस इतना सा काम करना है। और ये कंट्रीज मिलकर कम कर सकती हैं जिससे कि किसी को नुकसान नहीं होगा। फिर यहीं पर इंडिया का एक और बहुत बड़ा रोल आ जाता है। भाई भारत के पास में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशन रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IFCIOR के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर, और वो कैसे प्ले कर सकता है? बाय प्रोवाइडिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है लगातार समुद्र में रियल टाइम इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर सकते हैं। समुद्र में कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है, और वो सारी की सारी जानकारी फ्रांस, जापान और भारत की नेवी को दी जा सकती है। देन वी विल हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, ये इसका एक रोल हो सकता है। बाकी इंडिया का सागर विजन भी यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि सागर विजन को जब आप लोग दोस्तों एग्जैक्टली देखते हो तो इंडिया का मेन पर्पस था कि सही तरीके से जो जहाज़ हैं यहाँ पे नेविगेट होते रहें। एक रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर बना रहना चाहिए, नियमों के हिसाब से ये पूरा समुद्र की स्थिति रेगुलेट होगी। ऐसा नहीं है कि कल कोई कंट्री उठ कर आएगा और यहाँ पर किसी भी मैरीटाइम चोक पॉइंट को बंद कर देगा। इससे इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स यहाँ पर अफेक्ट होते हैं, तो उसको सिक्योर करने का ही मेन पर्पस है सागर विजन का। और सागर का मतलब आपको पता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारे सागर के बारे में। आई होप ये भी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, तो इतना समझ में आया। अब आपको कुछ भी रिवाइज करना है देन यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। सारी की सारी डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में दी गई है, आप बहुत ईजिली यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं हर एक चीज़ों को। ठीक है, तो पहला आर्टिकल दोस्तों होता है समाप्त। एडिटोरियल था हमारा, बहुत ही ज़्यादा काम का था, तो अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं PDFs की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये PDFs आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज़, जहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन ये PDFs मिलते कहाँ पर हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। इतना मिनिमम कहीं नहीं मिलने वाला। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसके जरिए आप एक ग्रुप में ऐड होंगे। सारे करंट अफेयर्स के PDFs वहाँ पर अवेलेबल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इवन ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ तुरंत रिकवरेबल अमाउंट भी है। आप जैसे ग्रुप में ऐड होगे पुराने सभी PDFs आपके हाथ में आ जाएंगे और नए PDFs आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे CJP प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। 20 जुलाई को बहुत बवाल हो गया देश के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स आए थे जंतर मंतर पर, उन पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप देख पाओगे इंजर हुए हैं। ठीक है, और फिर आप देखोगे बहुत सारे बाद में वीडियोस निकल कर आते हैं जिसमें बताया, मतलब अभी भी इतनी ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिल पाती, बट बहुत सारे CCTV फुटेजेस या बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ये दिखाते हैं कि पथराव हुआ पहले स्टूडेंट्स की साइड से, रोकने की कोशिश की जा रही थी, कोई परमिशन नहीं था स्टूडेंट्स को, है ना। तो आगे जंतर मंतर तक आने तक, जंतर मंतर पे तो प्रोटेस्ट करने को इजाज़त दे दी गई थी शुरू से ही लेकर, एक पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त मिल चुकी थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। इकट्ठे होने से पहले ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पोस्ट कर दिया था कि भाई यहाँ पर ये सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन लागू हो चुका है, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, और याद रखना परमिशन नहीं मिली है। और ये सारी बात परमिशन की, भाई पार्लियामेंट, संसद चलो, पार्लियामेंट की तरफ यहाँ पर मार्च करेंगे, ठीक है, संसद की तरफ मार्च करेंगे, इस चीज़ की परमिशन कदापि नहीं मिली। अब परमिशन ना मिलना एक तरफ, और दूसरी बात इस बात का पता होना CJP की लीडर्स को एक तरफ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आक्रोश में बाद में देखने को मिले, क्योंकि एक बार लाठी चार्ज हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड हुए, जैसे आप लोगों ने देखा ही है सामने, जो एक्चुअल तौर पे बहुत गलत हुआ।
लेकिन आप ये भी देखिए कि हाँ, वहां पर इनोसेंट स्टूडेंट्स ही पिटे हैं जिन पे लाठी चार्ज हुआ है। बाकी यहां पर जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को शुरू किया वो कहां गए सारे के सारे? फाउंडेशन रखा वो कहां गए सारे के सारे? वो एक ऐसा भीड़ हो चुकी थी दोस्तों जिसको कोई गाइड नहीं कर पा रहा था। अगर एक एक बहुत अच्छा लीडर हो, एक बहुत अच्छा व्यक्ति हो जो गाइड कर सके पूरे मूवमेंट को, पूरे भीड़ को, कि हाँ भाई इस तरीके से अभी ऑर्डर आ चुका है, थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, देखेंगे उसके बाद में। बट ऐसा कोई लीड करने वाला नहीं था, सब गायब पड़े हुए थे। भीड़ को बुला तो लिया, कंट्रोल करना जानते नहीं थे, और बेचारे जो मासूम बच्चे यहां पर आए थे वो यहां पर पिट गए, इस पूरे लाठी चार्ज का शिकार बने। लेकिन रीजन क्या था? वो वायलेंस जो यहां पर शो किया गया है वो एक्चुअल तौर पे कोई प्रोटेस्टर, यहां पे खासकर स्टूडेंट प्रोटेस्टर तो नहीं होगा, बाकी और भी बहुत सारे जो तत्व हैं वो मिलने की कोशिश कर गए उसी प्रोटेस्ट के अंदर में, जिनकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है ना डिसरप्ट हो गया। ये आपने भी वीडियोस बाद में देखा होगा, दोनों ही साइड से ब्रुटैलिटी शो हुई है, इधर से भी उधर से भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंस्टाग्राम फीड जो है वो जो भी दिखा रही है, जो भी कंज्यूम कर रही है, उसी को कंज्यूम कर ले रहे हैं। रियलिटी में जिसने वहां पर जाकर नहीं देखा है वो भी एक तरफ। लेकिन आपको यहां पर ना ऐसी सिचुएशन में एक रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। इंस्टाग्राम इस समय एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहा है, और याद रखना, अगर आपकी जो सोचने की क्षमता है वो केवल एक ही तरफ पर गिरी हुई है या एक ही तरफ पर पूरी तरह से लीन है, आप दूसरे पक्ष को देखना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, तो वो आइडियोलॉजी सही नहीं है। आपको देखना होगा दोनों तरफ के सिचुएशन को, बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअल तौर पे यहां पर ये भी हुआ है और ये भी हुआ है, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी बात पे यहां पर आप देखोगे कई बार ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसको मैं डिस्कस कर देता हूं, तो ओपोजिशन पार्टी वाले लोग भी बोल जाते हैं, रूलिंग पार्टी वाले लोग भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि आप ना एक चीज पे जब आप न्यूट्रल रहकर बोलने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, वाकई में हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, उनके हक की बात है तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यह है। ठीक है, प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिली, प्रोटेस्ट करो, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर में जो ये पॉलिटिकल एंगल आ गया ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि उस पॉलिटिकल एंगल की आड़ के अंदर में जो स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था उनकी आवाज दब गई। अभी भी देखोगे अब क्या चल रहा है, कहीं पर बात हो रही है नीट की? मुझे अब बताओ। ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पर बात हो रही है? खुद ही एक्चुअल तौर पे इस तरीके से डिसरप्शन क्रिएट हो चुका है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज बदलने लगे। जो साथ में स्टूडेंट्स का सपोर्ट में शुरुआत में दे रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होने लगे। 20 जुलाई को जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, कुछ पुलिस वालों ने बहुत गंद हरकत भी दिखाई, ये भी आप देख पाओगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है ना? ठीक है, अब यहां पर बोल दिया गया कि उसका रिटेलिएशन में ये, उसके रिटेलिएशन में ये हुआ है, ये हुआ है, लेकिन एक्चुअल तौर पे जो ये कर रहा है वो रियलिटी में स्टूडेंट्स नहीं है। ये पूरे प्रोटेस्ट को यहां पर करंट समय पर हाईजैक कर दिया गया है, पूरे प्रोटेस्ट जो यहां पर एक रियलिटी में स्टूडेंट के लिए चल रहा था। अब ये चीज़ ना कई बार लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बात तो हम भी मानते हैं शुरू में। अब देखो, काफ़ी लोग यहाँ पर बोल जाएंगे कि इसके सपोर्ट में बोल रहा है, इसके सपोर्ट में, ऐसा मैं देखता हूँ मैं कमेंट, मुझे फिलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना इधर की साइड में हूँ ना मैं उधर की साइड में हूँ। जो सच होता है, चाहे सच वो इधर से हो चाहे वो सच उधर से हो, उसको सोचने की क्षमता है मेरे अंदर। ठीक है, एक लॉजिकल, एक रैशनल थिंकिंग की क्षमता है मेरे अंदर में। ये नहीं कि इंस्टाग्राम ने जो दिखा दिया, 10 वीडियोस मेरे सामने ये वाले आए, ठीक है, कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ है, 10 वीडियो ये वाले आए कि हाँ स्टूडेंट्स ने पथराव किया था, इधर से भी यहाँ पर वायलेंस हुआ है, इधर से वायलेंस हुआ है, कि मैं इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे आप यंग जनरेशन है जिनका वैसे ही अटेंशन स्पान कम है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से, जिनका अटेंशन स्पान इतना कम हो चुका है कि वो 1 मिनट के वीडियो के अंदर में अपना अटेंशन नहीं दे पाते। एकदम मैनिपुलेट होती है वो जनरेशन, एकदम से यहाँ पर दिमाग एकदम से थॉट ये, एकदम से थॉट ये, एकदम से थॉट्स ये, और एकदम से चेंज हो जाते हैं। यही चीज़ें तो चल रही हैं, जितना एक्सट्रीम यहाँ पर कंजम्पशन चल रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, इस बुरा लगेगा बट अपने आपको बैलेंस करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, आप लोगों ने देखा है जहां पे भी बात आती है उस चीज़ में मैंने बात की। नीट के पेपर लीक के बारे में स्पेसिफिकली लास्ट ईयर भी एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, जबकि मैं कोई सेपरेट वीडियो सिंगल बनाता नहीं हूं। इस बार भी बहुत चर्चा करी है अपने सेशंस के अंदर में, लेक्चर्स के अंदर में। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन किसने नहीं मांगा, शुरू से रेजिग्नेशन यहाँ पर मांगा है। इवन ये जो आज यहाँ पर हुआ है, आज आपको पता होगा एक अपडेट आया है, अपडेट यह है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अभी फिलहाल चुप्पी तोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कहते हैं
कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह सेटअप करेंगे पेपर लीक्स के लिए। ये प्रधानमंत्री ने अभी सुबह ही बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाया जाएगा जो पेपर लीक्स को देखता है। और ये पूरा ट्वीट यहां पर आप देख पाओगे, आज वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आर यूथ। वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन पेपर लीक्स। जो सही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, और ये जो केसेस, कोई पेपर लीक का केस आता है तो तुरंत एक्शंस लिया जाए। लेकिन ये जो यहां पर डिटेल्स दी गई हैं कि भाई जिसने यहां पर फ्यूचर यूथ का बर्बाद करने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात यहां पर एक छोटी सी अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। बट अभी भी मेरी डिमांड ये रहेगी कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। लेकिन जो डिमांड सब लोग कर रहे हैं वो डिमांड बिल्कुल इनफ है, जायज़ है, बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स के हक में। लेकिन एक चीज और यहां पर नोट कर लेना दोस्तों, केवल धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला। कोई और एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, अरे पेपर लीक करने वाले नीचे हैं यार, एनटीए ग्रुप में कौन कौन शामिल है ये देखो, किसने पेपर बनाया था, वो प्रोफेसर कौन कौन है, सबको यहां पर चेक करना जरूरी है। पेपर एक्चुअल में लीक किसकी वजह से हुआ है, उसके लिए सख्त से सख्त पनिशमेंट लेकर आने की जरूरत है कि भाई एक इंसान पेपर लीक करने से पहले, वो जो व्यक्ति जो बना रहा है, जो लीक कर रहा है, वो थरथरा जाए, कांप जाए कि भाई अगर पकड़ा गया तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। ऐसे लॉस की जरूरत है, तो ये मैनेजमेंट होगा। अदरवाइज आप केवल रेजिग्नेशन मांग लोगे और ये दिखा दोगे कि हमने रेजिग्नेशन ले लिया अपने दम पे, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिग्नेशन होना जरूरी है और रेजिग्नेशन से अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। स्टूडेंट्स इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और बहुत पहले क्या, मैंने लास्ट ईयर ही बात कर रखी है। आप लास्ट ईयर वाला वीडियो सर्च करोगे, नीट प्रोटेस्ट बाय दीपा यादव एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, नीट पेपर लीक को लेकर, तो पहले ही बात कर रखी है। तो ये रेजिग्नेशन जब लास्ट टाइम पेपर लीक हुआ था ना, तभी हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत लेट हो गए, तभी बदलाव हो जाने चाहिए थे, जो बदलाव अब ये करने की कोशिश की जा रही है। ये स्टेटमेंट आ तो गया, लेकिन क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? बहुत ज्यादा लेट हो गया, बहुत ज्यादा इमेज हम लोगों ने अपने कंट्री की खराब कर दी, ये सिचुएशन आ गई है। और जब बात रही प्रोटेस्ट की कि हाँ प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है, तो दोस्तों काफी सारे लोग हैं जो बात से यहां पर सहमत नहीं होंगे, बट प्रोटेस्ट हाईजैक हुआ, ठीक है, स्टूडेंट की डिमांड सुनी जानी चाहिए थी, बट जिस तरीके से यहां पर जो सिचुएशन कर दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टीज यहां पर डैमेज हो गई, वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और वो जो कमेंट्स यार, मैं कई बार वो कमेंट देख रहा हूं, नीट नेपाल ट्रीटमेंट नीडेड, नेपाल ट्रीटमेंट नीडेड, क्या मिल गया नेपाल को ऐसा ट्रीटमेंट देने के बाद में? कोई सोल्यूशन निकल कर आया? आर्टिकल्स तो आप थोड़ा सर्च करोगे, ये भी प्रेजेंट हो रहा है, कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। अब उसको लेकर कोई कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता, बट वायन न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ हैं, वो दिखा रहे हैं कि भाई करंट समय पर फिर से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिमांड उठ रहा है कि हाँ भाई करंट समय का जो पीएम है उसका भी रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो अपने आप को उस तरीके से, मतलब अपने माइंडसेट को ऐसा मत बना दो कि हाँ बुरा ही है सब कुछ। रखो, जो गलत है उसके प्रति गलत बोलना सीखो, जो सही है उसको सपोर्ट करना, उसको प्रेस करना भी सीखो। इसलिए कई बार यहां पर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया, मैं बोल देता हूं, नीचे फिर कुछ और बोल जाते हैं, फिर उसके बाद जब यहां पर गलत इनिशिएटिव, कुछ गलत है तो उसको क्रिटिसाइज भी बराबर किया जाता है, प्रोटेस्ट की मांग है उसको बिल्कुल सपोर्ट भी किया गया, तो उधर वाले लोग बोल गए। तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उससे थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि हाँ बिल्कुल यार, दोनों साइड से लोग बोल रहे हैं, मतलब कि मैं ना इसका सपोर्ट कर पा रहा हूँ ना मैं उसका सपोर्ट कर पा रहा हूँ, जो कि सही है। मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर इन लोगों का सपोर्ट, ना इस पॉलिटिकल पार्टी का ना उस पॉलिटिकल पार्टी का, ना मैं यहाँ पर इनका किसी का समर्थन करता। हुआ क्या एक्चुअली में, आपने रियलिटी देखी नहीं, क्या होती है रियलिटी? स्टूडेंट्स को आगे करके पॉलिटिशियन सारे गायब हो गए, जो शुरू में सारे पॉलिटिशियंस अवेलेबल थे कि हम बच्चों की आवाज़ बनेंगे, बच्चों की, स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के यहाँ पर आएंगे। सबने भड़का तो दिया, एक आक्रोश दिखा तो दिया, क्या हुआ? बच्चे पिट गए उसके अंदर में, और कुछ नहीं निकल कर आया, सारे के सारे, कोई भी चेहरा बाद में दिखाई नहीं दिया। कम से कम आप आगे तो खड़े होते, आप रहते, वो पॉलिटिशियंस खड़े रहते, पुलिस वालों की हिम्मत होती डंडा चलाने की, अगर आप यहाँ पर खड़े रहते, वो लाठी चार्ज करने की हिम्मत होती, आप सामने खड़े हो जाते तो, कि हाँ नहीं बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं होने देंगे, कसम से वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन एक्चुअली में हो गया, लास्ट टाइम पे सब गए अब, और फिर नैरेटिव क्या सेट हो गया, वो जो स्टूडेंट्स के प्रति लोग इकट्ठे हो रहे थे मन में ना, वो सब बदल गया एकदम से। कोई फिर इसका सोल्यूशन आपने ही ऐसा कर दिया कि सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा। तो इसके लिए यहां पर ना, ये जो आवाज है, इस आवाज को चाहे फिर से बुलंद करो, लेकिन ये किसी का सपोर्ट मत लो, ये पार्टी वो पार्टी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। और याद रखना, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो पूरे लीड को सही तरीके से संभाल सके, लीड को चला सके।
ये नहीं कि भाई किसी को भी बुलाकर किसी से भी बयानबाजी आप करवा दो, लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर केवल और केवल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा होता, केवल स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट होते और कुछ भी नहीं होता, नीट की बात हो रही होती, पूरा देश आज समर्थन करता, सरकार के ऊपर में एक बड़ा प्रेशर होता। यहाँ पे तो गवर्नमेंट को और रिलीफ मिल गया, देखो भाई क्या क्या नारे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो लोग यहां पर अगेंस्ट में थे वो भी चलने लगा ना फिर, है ना। ये थी यहां पर एग्जैक्ट एक प्रॉब्लम। बाकी ये मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने काफी सारे कमेंट्स भी देखे हैं कि हमारी दोस्ती खराब हो रही है। इन सब चक्करों में अपनी दोस्ती मत खराब करो किसी के साथ में, ठीक है। उसके आइडियाज हैं, ठीक है, वो अपने आइडिया से सहमत है, आपकी आइडियाज हैं, आप अपने आइडिया से सहमत हैं, अपनी आइडियोलॉजीज अपने पास में रखिए। क्या आपस में यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रिलेशंस, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी चल रहा था कि कज़न के बीच में आपस में ही ये पॉलिटिकल व्यूज़ को लेकर लड़ाई हो गई, ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पर। और एक्चुअल तौर पे ये कब होता है, जब आप एक ही पर्टिकुलर नैरेटिव पर सेट हो जाते हो। नहीं, ये ऐसा ही था, आप दूसरा छोर देखना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। फिर मन में एक जगह पर नफरत पैदा होती है और एक चीज को लेकर प्यार, ठीक है। आप अपने पॉइंट को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, वो अंदर से बॉडी अग्रेसिव ही रहेगी दूसरे वाले की, भाई ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर लाठीचार्ज कैसे हो गया, तो लोगों में अग्रेसिवनेस है। दूसरी तरफ स्टूडेंट ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो उनके अंदर में वो चीज़ है। दोनों ही तरफ से यहाँ पर ये चल रहा है करंट समय पर, दो भाग में बढ़ चुके हैं लोग, लिटरली बढ़ चुके हैं। और इंस्टाग्राम उसमें बराबर यहाँ पर उस आग के अंदर में घी डाल रहा है। जितना इंस्टाग्राम के कंजम्पशन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए बस बात यही रहेगी कि स्टूडेंट को सपोर्ट करो, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इज अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, लेकिन केवल रेजिग्नेशन इज नॉट इनफ। एनटीए के रिफॉर्म्स आर मच नीडेड। एंड यार, इंडियन आर्मी के लिए प्लीज कोई भी ऐसी अभद्र भाषा का यूज मत करो। वो लोग ही उन्हीं लोगों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। मतलब एक वो देख के ना यार, एकदम से अंदर से ऐसा इतना बुरा सा लगा, वो जो वीडियो आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो इंडियन आर्मी को बीच में लेकर आता है, गाली देता है। सच में एकदम से अंदर से इतना ज़्यादा बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर कैसे आपके साथ में खड़े हो जाएंगे लोग, ये तो बताओ। सारी बात यह है, आप बिल्कुल सही बात है, जो ये पॉलिटिशियंस है उससे हेट करिए, क्वेश्चन पूछिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, देश में डेमोक्रेसी है, क्वेश्चन बनना अपना हक है, अपना अधिकार है, प्रोटेस्ट करना अपना अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट, याद रखिएगा, ये करना अपना अधिकार है, सब चीज़ की इजाज़त है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि देश में प्रॉपर्टी को ही डैमेज कर देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देंगे। इससे आप कुछ अच्छा प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये यूथ देश की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, अपने ही देश को बर्बाद करने में लगा पड़ा है। नहीं, अगर नहीं यहाँ पर बात हो रही है, एक न्यूट्रल प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा होता, स्टूडेंट्स ही अवेलेबल होते, एक तो पहले देश साथ में हो जाता, पूरा का पूरा सब इकट्ठे हो जाते कि हाँ भाई अब रेजिग्नेशन बनाना है। अभी ये सब जो चीज़ हो गई ना, इसकी वजह से भट गए लोग। आधे लोग प्रोटेस्ट के खिलाफ हो गए कि प्रोटेस्ट गलत ही था, और आधे लोग यहाँ पर इधर आ गए कि भाई प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। जो एक्चुअली में हो रहा है ये आपके सामने प्रेजेंट है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार से क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं पूछें, सरकार को अकाउंटेबिलिटी बहुत पहले सेट कर देनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा आज रेजिग्नेशन पिछले वाला पेपर लीक में हो जाना चाहिए था, रिफॉर्म्स पहले ही हो जाने चाहिए थे। लेकिन देश का जो ये प्रॉपर्टी है उसको डैमेज ना करें। और प्लीज़ इंडियन आर्मी को बीच में लेकर ना आए। इंडियन आर्मी के साथ में मतलब वही लोग हैं जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आप उनको गाली गलौज कर रहे हैं। दिस इज़ रियली वेरी 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 रॉन्ग। कोई सपोर्ट नहीं करेगा और प्रोटेस्ट का मुद्दा पूरी तरह से भटक जाएगा। इसको घुमा के कोशिश की जाए, फिर से यहाँ पर नीट प्रोटेस्ट पे ही लेकर आया जाए, बट मुद्दा अभी वो रह नहीं गया, ये आप लोग भी जानते हैं, समझे। चलिए अब ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है कि अभी की इन्फॉर्मेशन है 23 जुलाई 2026, आज ही तारीख है। अभी मॉर्निंग में प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट यहाँ पर यह किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने डिसाइड कर लिया है एक फास्ट ट्रैक कोड बनाने के लिए, और ये फास्ट ट्रैक कोड खासकर पेपर लीक केसेस के लिए बनाया जाएगा, जिससे इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी होगा। अगर कोई पेपर लीक होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत जल्दी से क्विक ट्रायल होगा, तुरंत पनिशमेंट मिलेंगी, काम खत्म। पहले हो जाना चाहिए था काम, लेट हो गए। ये जब आर्टिकल पढ़ा तो मुझे यही लगा इतना बवाल ना होता। और ये अनाउंसमेंट आया है, ये प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पर चल ही रहा है, बाकी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। प्रोटेस्ट लिए चल रहा है क्योंकि अभी भी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, जो कि सही डिमांड है। उस डिमांड से कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया, ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया, बाकी वो ट्विटर का स्क्रीनशॉट लेके अपने यूट्यूब पर पोस्ट में डाल दिया है।
ठीक है, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, स्पीडी ट्रायल होगा, क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस मिलेगी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा, खासकर जिन पे ये इल्ज़ाम लगेगा पेपर लीक का, जो एक्यूज होगा, जो पाया जाएगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को क्यों बनाया जाता है, रीज़न आपके सामने ये एग्जैक्टली पता है। जो पेपर लीक्स हैं ये मेजर कंसर्न बन चुका है पिछले कुछ साल में अपने देश के अंदर में। मल्टीपल पेपर लीक्स हुए हैं, और केवल नीट की ही बात नहीं है, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो या दूसरे और एग्जाम हो, वहाँ पर भी पेपर लीक के केसेस आते हैं। अभी पंजाब का भी है, केरला का भी है, बहुत सारी जगह का है, पेपर लीक के केसेस जगह जगह से निकल कर आए। तो सही तरीके से बात कीजिए, और सही तरीके की जो डिमांड है बिल्कुल उठनी चाहिए, समझ रहे, क्योंकि इस पेपर लीक की वजह से ये रियलिटी है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर में एक मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, एक अनसर्टेनिटी सी आती है। फिर यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, काफी लोग यहाँ पर ये भी कोट कर सकते हैं अभी जो मेरी पिछली बात सुनकर, कि जो स्टूडेंट की जान चली गई नीट के अंदर में, उनका क्या, पेपर डिले हो गया, पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से कुछ बच्चों की जान गई। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है अपने लिए, उनके पेरेंट्स पे जो बीत रही होगी उसको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आप यहां पर क्या केवल यही कह सकते हैं कि केवल नीट के पेपर लीक की वजह से स्टूडेंट्स की जान जाती है? आप केवल एक ही मुद्दा पकड़ कर बैठेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ साल भर में कितनी जान जाती हैं, एग्जामिनेशन के बाद भी यहां पर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे का अल्टीमेट रीजन पेरेंट्स में अवेयरनेस फैलाना, सही चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स में एक अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि एक्चुअल तौर पे होता क्या है, एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। आज हम ये नहीं देखते कि फैमिली के अंदर में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, रिलेटिव्स की साइड से कितना प्रेशर एक बच्चे पे जनरेट हो रहा होता है। बच्चा प्रेशर कुकर बन जाता है लास्ट तक आते आते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता कि ये भी कर लो वो भी कर लो। अब उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बना हुआ है कि हाँ मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उधर से यहाँ पर उन्होंने ये बात अपने रिलेटिव में कह दी है, मेरा बच्चा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। रियलिटी है भाई, मैं अपने सामने, जब लास्ट टाइम मैं रहता था दिल्ली के अंदर में, तो नीट, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग 2-3 साल पहले की, तो जहाँ पे मैं था वहीं पास में एक वो अपने बेटी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे नीट के लिए। एक बार नीट का एग्ज़ाम कि चलो ठीक है दे दो एक बार नीट का एग्ज़ाम, उसका मन नहीं था। वो मेरी बात भी हुई कि भैया मेरा मन नहीं है, यहाँ पर वो कहती थी भैया मेरा मन नहीं है ये नीट का एग्ज़ाम देने का, और क्या करूँ, मतलब मैंने कहा ठीक है अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो एक बार कोशिश की जा सकती है, लेकिन कोशिश सच्चे मन से करना, पूरी ताकत लगा देना, जिससे ये लगेगा कि हाँ भाई मैंने कोशिश में गड़बड़ी नहीं की थी, अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब ना जाने क्या हुआ, पेपर नहीं निकल पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ पर दिया। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट पेरेंट्स ने कि उसके बाद जो कर लेना जो करना है, ठीक है अभी के लिए सेकेंड अटेम्प्ट देना ज़रूरी है। बिल्टअप हो गया प्रेशर, सेकेंड अटेम्प्ट देना ज़रूरी है। और फिर ठीक है वो मान भी गया बच्चा, शुरुआत में हो गया कि हाँ ठीक है अब एक बार चांस दे रहे हैं पेरेंट्स की, उसके बाद मैं अपना कुछ कर लूँगा। एक तो ये थोड़ा सा रिलीफ मिलता है बच्चे को, ठीक है अपना कुछ कर लेंगे, एक बार और चांस देते हैं, मेहनत करता है। बीच में जब वो प्रिपरेशन चला रहा होता है, अपनी कर रहा होता है, तो धीरे धीरे करके फिर से प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। पेपर क्लियर हो जाना चाहिए, मेहनत तो कर रहे हो, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसको लेकर अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि प्लीज़ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है इस तरीके से बच्चे को, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना कर दिया जाए। ठीक है, मुझे पता है माता पिता हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कोई गलत नहीं सोचता। आपको इतना बड़ा कर दिया छोटे से, ठीक है, जो खासकर आज के एक बच्चे का, मतलब एक बच्चा ना कर पाए अपने पेरेंट्स के लिए उतना रिटर्न में नहीं दे पाता, करेंट्स में वो सोचता है कि यार कैसे कर दिया होगा, पेरेंट्स ने बहुत सर्वाइव करके किया है, वो अच्छा चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने रखा है ना, उसको थोड़े समय के लिए इंप्लीमेंट करना, उसके बाद अपना रास्ता चुन लेना, लेकिन समझाने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए कि ठीक है आपने ये बोला है, मैं 1 साल ये दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या 2 साल मैं इस प्रिपरेशन में दूंगा या दूंगी, और उसके बाद में मैं अपनी पूरी मेहनत तो करूंगा सच्चे मन से, लेकिन उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो मेरे पास में ये ऑप्शन रहेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको सेट करना है, जिसको लेकर अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। मानेंगे क्यों नहीं, मान जाएंगे, तरीका होगा बात करने का। नहीं जब आप वो अपने पे अड़ जाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आप अपने पे अड़ जाओगे, नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट फिर क्रिएट होता है, और फिर बच्चे को बिल्कुल वो प्रेशराइज होता है इस चीज़ के अंदर में भी। तो मेंटल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अनसर्टेनिटी है बहुत सारे बच्चों में, ये पेपर लीक की वजह से तो होता ही है, बाकी ये सब चीज़ें भी चल रही हैं दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी डेली रिक्रूटमेंट, डिले रिक्रूटमेंट होना, बहुत देरी से कई बार रिक्रूटमेंट होता है, एडमिशन प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है, ये सब किसकी वजह से, पेपर लीक की वजह से। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर माना है कि भाई ये जो स्पीडी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं होनी ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर बात आती है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बहुत ही स्पेशल कोर्ट्स हैं,
जिनका मेन पर्पज होगा केसेस को तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व करना। इस पूरे प्रोपोज्ड कोर्ट का मेन मॉडल क्या देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जो ये नया कोर्ट है वो एमपी एमएलए वाले फास्ट कोर्ट की तरह फंक्शन करेगा। जैसे एमपी एमएलए के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है ना, कोई क्रिमिनल केसेस है तो तुरंत यहाँ पर उस केसेस को डील करना, उसको देखना, तो वैसे यहाँ पर ये पेपर लीक से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। बाकी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि यूथ के लिए कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ यूथ, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अल्टीमेटली अभी भी क्या डिमांड है सीजेपी की, बिल्कुल डिमांड वही है, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। ठीक है, और रेजिग्नेशन मिलता है तो एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट होगी और स्टूडेंट्स को भी लगेगा कि हाँ हमारी आवाज़ सुनी गई है। ठीक है, कि हाँ हमने कहा था तो गवर्नमेंट ने माना इस बात को। ठीक, अब चलिए आगे आते हैं फिलहाल। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस कमेंट सेक्शन के अंदर में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं, बट ये गाली गलौज ना करिएगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसा चलता रहता है कई बार। कल मैंने बोला था कि प्रोटेस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो अपडेट है वो ये है कि आरएफ के ऊपर में अटैक हुआ है। इतना बोलने पे काफ़ी लोगों को थोड़ा सा वो लग गया, लेकिन जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हाँ पेपर लीक को लेकर जो डिस्कशन कर रहा हूँ उस पर यहाँ पर उनको नहीं लगा। ठीक है, कि हाँ मैं शुरू से उस चीज़ की तरफ स्टैंड ले रहा था, लेकिन वो एकदम से वही तो, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है हम खुद से कुछ नहीं सोच पा रहे, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें हमको दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसको कंज्यूम कर करके हम लोग समझ रहे हैं, और ना हमने फिर अपने आप को समझने देते कि दूसरा छोर भी समझ लें। भाई दो तरफ हैं, दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ नफरत, एक नेगेटिविटी मन के अंदर में भरना ज़रूरी नहीं है। दोनों चीज़ों को समझो, जो गलत है बिल्कुल गलत है, सही है उसका सपोर्ट करो। ठीक, यही आपकी मॉरलिटी, यही आपकी एथिक्स को दिखाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी जो प्रोटेस्ट चला ये पूरा का पूरा, बीच बीच में कई बार इंटरनेट शटडाउन हो गए। कल रात भी आप देखोगे जंतर मंतर के आसपास पूरे रीजन में इंटरनेट शटडाउन हो गया था। देर रात की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग इंटरनेट वैसे 10-10 बजे के आसपास बंद हो गया था। काफ़ी सारी जो फोर्सेज है वो तैनात हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये इंटरनेट शटडाउन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन मतलब यहाँ पर एक ऐसा इंटरनेट का डिसरप्शन, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट वगैरह बंद कर देना है, उसकी स्पीड को स्लो कर देना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ में थोड़ा सा, मतलब ये जो सर्विसेज वगैरह मिल रही हैं इसको थोड़ा सा डिसरप्ट कर देना। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करती है, ताकि लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस कुछ समय के लिए ना आए, कि भाई माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो इंटरनेट पे चीज़ें और शेयर होती हैं, और शेयर होती हैं, इससे बहुत सारा जो सेंसिटिव कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा शेयर होता है, जिसकी वजह से और आक्रोश पैदा होता है जगह जगह पर। तो जो इंटरनेट शटडाउन है, इस इंटरनेट शटडाउन में क्या क्या चीज़ आ सकती है? मे बी कंप्लीटली सस्पेंड कर सकते हैं इंटरनेट सर्विसेज को, या इंटरनेट स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन किया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेबसाइट है उसको ब्लॉक करना, एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा सकता है। जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको कंट्रोल करना। इंफॉर्मेशन सेंसिटिव सिचुएशन में इतनी ज़्यादा तेजी से नहीं फैलनी चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि इंटरनेट शटडाउन कब करे जाते हैं, ज़रा ये बताओ। एक फाउंडेशन है इंटरनेट फेडरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट, इनके अकॉर्डिंग पता चलता है कि इंटरनेट शटडाउन जनरली तब लगाए जाते हैं जब एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग हो रही हो, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा हो, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस या वॉयलेंट डिस्टर्बेंस हो गया हो, वॉयलेंस फैल गया हो, रिलीजियस प्रोसेशंस या कोई फेस्टिवल का बहुत बड़ा इवेंट चल रहा हो, तो उस दौरान यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन जनरली लगाए जाते हैं, करे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि गवर्नमेंट जो है ये यूजुअली ये आर्ग्यू करती है कि इससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहता है और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? कानून क्या कहता है, जरा ये बताओ। जो हमारा लॉ है, लीगल फ्रेमवर्क है, वो इंटरनेट शटडाउन्स को यहां पर करंट समय पर गवर्न करता है। और वो कौन सा कानून है दोस्तों? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इससे पहले एक दूसरा लॉ हमारे पास में हुआ करता था 90s के टाइम का, याद रखिएगा, 80s के टाइम का, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, और 2017 के कुछ अलग से सेपरेट नियम, इनका इस्तेमाल करते थे इंटरनेट को शट डाउन करने के लिए। लेकिन 2023 में नया एक्ट आता है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, और इसका भी सेक्शन 20 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी ये बात करता है कि इंटरनेट को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन कब? केवल 2 शर्तों पे, जब कोई पब्लिक इमरजेंसी वाली कंडीशन बन जाए, या फिर पब्लिक सेफ्टी की जब बात आ रही हो तभी सस्पेंशन किया जा सकता है। और इसमें भी 2 कंडीशंस के आधार पर भी कुछ ऐसी क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन आया सस्पेंड कर दिया।
पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है लोगों के पास में, आप उस पर्टिकुलर रीजन में अचानक से इंटरनेट को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन यह है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है ये अकेला एक इंटरनेट शटडाउन को जस्टिफाई कर सकता है? नहीं। अगर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहां पर ये आपके पास में अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, भाई शांति से लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो आप वहां पे इंटरनेट शटडाउन करके करोगे क्या? कोई वैलिड रीजन तो दो कि हाँ भाई इंटरनेट बंद कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब कोई इंटरनेट शटडाउन लॉफुली कब होगा? जब एक पब्लिक इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक कैओस सा क्रिएट हो जाएगा, कोई वायलेंस क्रिएट हो चुका है, भगदड़ मच चुकी है, ठीक है, या ये लाठी चार्ज वाली कंडीशन जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो ऑर्डर है फिर ये पहले पब्लिश होता है, उसके बाद में एक ही, ऐसा नहीं है कि बड़े एरिया में, एक पर्टिकुलर सीमित जगह में जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, केवल उस जगह पर इंटरनेट को थोड़े समय के लिए शटडाउन कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि वो कौन से कानून है, वो कौन से लॉज हैं जो इंटरनेट शटडाउन्स को आज इंडिया में गवर्न करते हैं? तो इसमें पहले वाले कानून मैंने आपको बता चुका हूं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था 1885 का, उसका सेक्शन 5 क्लॉज 2। दूसरा टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल्स 2017। लेकिन प्रेजेंट समय पर जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जो प्रेजेंट समय पर जो कानून आपको देखने को मिलेंगे, ये सब पुराने वाले को रिप्लेस कर देते हैं। जो नया कानून है वो आपका टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का सेक्शन 20 है एंड टेलीकम्युनिकेशन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल 2024 है। तो ये दो लॉज हैं करंट समय पर जिसके थ्रू इंटरनेट शटडाउन को गवर्न करना चाहिए। बट हमारी राज्य सरकारों के साथ में दिक्कत यह है कि आज भी वो इंटरनेट शटडाउन को 2023 वाले कानून की बजाय 1885 वाला और 2017 वाले नियम के हिसाब से डील कर रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने 2 अक्टूबर 2025 का, होम डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने इंटरनेट सर्विसेज को बरेली डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन पुराने वाले एक्ट के अंदर में, नए वाले एक्ट के अंदर में नहीं, क्योंकि नए वाले एक्ट में आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। पुराने वाले में मल्टीपल चीजें हैं जिसके जरिए इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। तो जब नया कानून आ चुका है तो पुराने के हिसाब से इंटरनेट शटडाउन करने का मतलब क्या बनता है? दूसरा, अभी जो दिल्ली में इंटरनेट शटडाउन है, ऐसा नहीं है दिल्ली में पहली बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, कई बार राइट्स हुए हैं, कई बार इस तरीके से इंटरनेट शटडाउन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2023 टेलीकम्युनिकेशन एक्ट सेक्शन 20 क्लॉज 2 सब क्लॉज भी, इसकी बात अभी हम कर ही रहे हैं, है ना। तो इसी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अभी दिल्ली में भी यहाँ पर जो इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर है वो नए वाले नियम के हिसाब से दिए गए हैं। तो कहोगे ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन नहीं हो रहा है? इंडिया में ये रिकॉर्ड है। जैसे अभी आपने देखा होगा यूक्रेन है, म्यांमार है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना, जहाँ पे इंटरनेट सबसे ज़्यादा शटडाउन होता है, और इंडिया भी इस लिस्ट में टॉप पर ही आता है। हमारे देश में भी बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया में 65 इंटरनेट शटडाउन्स अक्रॉस दी 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं 2025 में। SELFC इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 के बाद जम्मू कश्मीर में अभी तक 450 बार इंटरनेट बंद किया जा चुका है। राजस्थान में 115 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। मणिपुर में आपको पता है क्या क्राइसिस हुआ? मणिपुर में 62 शटडाउन्स यहाँ पर रिकॉर्ड करे जा चुके हैं। ठीक है, फिर इंडिया ऑलरेडी अभी अगर इस साल की सिचुएशन देखें 2026 की 2026 की, तो ऑलरेडी यहाँ पर अभी 22 जुलाई तक 24 शटडाउन्स भारत में हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन करना केवल ये नहीं कि हाँ शांति बना रहा है, इससे बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे आज बिजनेसेस आप देख पाओगे जो प्योरली ऑनलाइन फॉर्म पे काम करते हैं। इंडिया ऑलरेडी $322 मिलियन का लॉस सफर कर रहा है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। ठीक है, ये 2024 में हमने इतना लॉस किया, इतना लॉस हमने सफर किया। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसको बोलते हैं अनुराधा भाषिन केस 2020 का। इसमें क्लियरली बोल दिया गया था इंटरनेट शटडाउन्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंटरनेट शटडाउन जो है ये असंवैधानिक है। इसको बिल्कुल एट द लास्ट ऑप्शन देखना होगा, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तभी आप इंटरनेट शटडाउन देख सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर था। ऐसे लगाना, बात बात में लगा देना, इंटरनेट शटडाउन कर देना इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। फिर अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2020 वाला अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई जो इंटरनेट का एक्सेस है ये लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ में मेल खाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 खुलकर बोलने का अधिकार, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कि भाई आप कोई सा भी ट्रेड को, कोई से भी बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब अधिकार कहाँ से मिलते हैं? आर्टिकल 19 से, जो आपका फंडामेंटल राइट है। वॉयलेट कोई हो नहीं सकता, वॉयलेट होगा कोर्ट जाओगे आप। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, इंटरनेट क्लोजली कनेक्टेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी और फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन से भी। तो कोर्ट जो है ये कभी भी इंटरनेट को ये नहीं कहेगा कि हाँ शुरुआत में इंटरनेट जो शटडाउन है वो एक बड़ा ऑप्शन रखा जाए।
ये इंटरनेट जो शटडाउन है एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, कोर्ट ने अपने रूलिंग में मेंशन कर रखा है, ठीक है। और उसमें हर एक वैलिड रीजन सेटिस्फाई होगा तभी इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा, अदरवाइज ये इंटरनेट शटडाउन नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन यहां पर आपके सामने ये आता है कि कैन इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स बी चैलेंज्ड, क्या ये जो इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स हैं इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में कि भाई यहां पर इंटरनेट शटडाउन क्यों हुआ जब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था? तो बिल्कुल कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। आंसर इज यस। कोई भी सिटीजन जाए हाई कोर्ट में जाए, जहां पर मान लो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई दंगा फसाद हुआ ही नहीं, इंटरनेट शटडाउन आपने कैसे कर दिया, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 यहां पर यह फाइल हो सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 चैलेंज किया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो, कि सर हमारे मौलिक अधिकार वायलेट हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वायलेट हुआ है, इंटरनेट शटडाउन क्यों किया गया जब यहां पर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है कि ये ऑर्डर लीगली वैलिड था, यानी कोर्ट देखेगा कि इंटरनेट शटडाउन किस कारणवश किया गया था। सब कुछ देखने के बाद में ही यहां पर ये सोल्यूशन दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि सर अगर इंटरनेट शटडाउन हो जाए तो वो कब तक के लिए हो सकता है? तो जो अपना 2024 वाला टेलीकम्युनिकेशन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल है 2024 वाला, ये एक बात को मेंशन करता है और ये कहता है कि जो सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं इंटरनेट के, वो आप 15 दिन से ज़्यादा तक के लिए लागू नहीं कर सकते। 15 दिन तक मैक्सिमम आप इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे समय तक उस पर्टिकुलर रेंज में हम इंटरनेट शटडाउन करते रहेंगे शांति बनाने के रखने के लिए, वहाँ की आवाज़ बाहर जाए ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये करेक्ट पूरी तरह से इलीगल है, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट को पहले ऑर्डर पब्लिश करना है, सफिशिएंट रीज़न देना है, देन वो इंटरनेट शटडाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक लीगल प्रोसेस के नज़र में रहकर, ठीक। अब ये रहेगा दोस्तों यहाँ पर सारा का सारा रिवीजन पॉइंटर, इसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं इजीली, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। बाकी मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल से, और आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं कल फिर से, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।